हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद गौरी को पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के पूर्व की स्थिति जो भारत में बनी थी और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से मानी जाती है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण अगर हुआ है भारत पर तो किन किन क्षेत्रों पर कब कब हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने तराइन के प्रथम युद्ध तक पढ़ लिया है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो उसको हमने पढ़ लिया है। आज हमारा दूसरा जो है उससे संबंधित दूसरा युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ है वो 1192 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार गया तो वह जो है अपनी जान बचाकर यहाँ से भागा, और जब भागा अपने क्षेत्र गजनी, गौर क्षेत्र लौटा गजनी में, तो वहां पर उसने काफी ग्लानि से वह भरा हुआ था। तो वहां पर उसने साल भर तक बहुत तैयारी की, प्रयास किया और नई नई रणनीतियां बनाई। खाना पीना उसने छोड़ दिया था, रणनीति बनाने में इतना मशगूल था। ठीक है, तो उसने भारत पर दोबारा जो है आक्रमण करने का विचार किया और 1192 ईस्वी में जहां वो हारा हुआ था, जहां पर उसने हार प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान से, वो उसी जगह पर आया और उसने डेरा डाल दिया। वहां पे डेरा डाल दिया तो पृथ्वीराज चौहान को जब उसके बारे में पता चला तो यह अपने साथी या अपने सहयोगी राजपूत राजाओं को लेकर उसकी तरफ बढ़े, और जब बढ़े तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। और जब इनकी पराजय होती है तो यह वहां से जो है निकल जाने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जब पराजित हो गए तो पराजय के कारण वो जो है दूसरी तरफ अपनी सेना के साथ जो है लड़ रहे थे, और इनका एक प्रमुख सहयोगी राजा था जिसका नाम गोविंद राय था। गोविंद राय इनका प्रमुख सेनापति था और ये मारा जाता है। तो जब मारा जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो ये वहां से निकलने लगते हैं। घोड़े पर बैठकर जो है युद्ध क्षेत्र से बाहर जाते हैं। तो हरियाणा में एक सिरसा स्थान है जिसका प्राचीन नाम सुरसरी था, वहीं पर इसको मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। यानी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है और वहीं पर बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, बंदी बनाकर इनको इतिहासकारों के अनुसार, कई इतिहासकार मानते हैं कि बंदी बनाने के बाद इनको ले जाया गया जो है गजनी, और गजनी ले जाया गया, वहीं पर इनको मृत्यु दंड की सजा दी गई। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनको गजनी नहीं ले जाया गया, इन्होंने बंदी बनने के बाद उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और स्वीकार करने के बाद जो है इनको पुनः अजमेर का और दिल्ली का शासक बना दिया गया। हालांकि दिल्ली पर नियंत्रण जो रहा है, ठीक है, वह मोहम्मद गौरी का ही रहा। तो जब इनको दिल्ली का जो है मोहम्मद गौरी के संरक्षण में शासक बनाया गया या अधीन शासक बनाया गया संधि करने के बाद, तो इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं दिल्ली और अजमेर से, जिस पर लिखा हुआ है श्री मोहम्मद शाम। ठीक है, श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है, जिसका मतलब जो है इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी का ही नाम निकल कर आता है। तो इस तरह से ये इनकी जो है तराइन युद्ध की कहानी है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोनों आमने सामने आते हैं। तो देख लेते हैं जो है तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया, और मोहम्मद गौरी के साथ उसके जो सेना नायक थे उसमें खारबाग था। खारबाग, खारमेल, इलाह और मुकलवा, ये चार लोग ऐसे थे जो बहुत ही अनुभवी थे, बहुत ही अनुभवी थे। इन्होंने कई लड़ाइयां इनके साथ लड़ी थी, यानी मोहम्मद गौरी के साथ लड़ी थी, और जो है मोहम्मद गौरी को जीत दिलाई थी इन चार लोगों ने। उसके बाद इसी के साथ यलदौज, कुबाचा और ऐबक भी थे। ठीक है, जो कि उस समय मतलब इनकी उम्र कम रही होगी, उस समय इनकी उम्र कम थी, और ये मोहम्मद गौरी के सेना में यलदौज, कुबाचा और ऐबक दास के रूप में शामिल किए गए थे, यानी दास थे ये। पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी जो राजा थे, राजपूत राजा थे, गोविंद राय, खांडे राय और बदमसा रावल, ये राजपूत राजा थे। इसमें एक राजपूत राजा जो कि जो है राठौड़ वंश का था, जयचंद, ना तो पृथ्वीराज चौहान का उसने प्रथम तराइन के युद्ध में सहायता की थी, और ना ही
जो है द्वितीय तराइन के युद्ध में सहायता की थी, दोनों में उसने सहायता नहीं की थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज की पराजय होती है इसमें, और सुरसरी नामक स्थान पर जब ये युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल कर जा रहे होते हैं तो सुरसरी नामक स्थान पर इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़कर बंदी बनाया जाता है। ठीक है, इनको पकड़कर बंदी बना लिया जाता है सुरसरी नामक स्थान पर। तो ये तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित बातें थी। आगे देखते हैं। तो पकड़े जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान की जो है पृथ्वीराज चौहान की कहानियां अलग अलग बताती हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो इतिहासकार हैं अलग अलग बातें बताते हैं। तो पकड़े जाने के बाद यानी बंधक बनाने के बाद जो इनके एक दरबारी थे चंद्रवरदाई, इनके दरबार में कवि रहते थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में पृथ्वीराज रासो में इनका वर्णन किया है कि जब ये पकड़े गए तो इनको कहाँ ले जाया गया, गजनी ले जाया गया। ठीक है, और गजनी में ही इनकी हत्या कर दी गई। शब्दवेदी बाण के माध्यम से इन्होंने पहले मोहम्मद गौरी को मारा और बाद में इनको मार दिया गया। ठीक है, तो ये चंद्रवरदाई के अनुसार है। वहीं पर हसन निजामी, जो कि मोहम्मद गौरी के समय समकालीन ही माना जाता है हसन निजामी को, तो उसने अपनी पुस्तक ताजुल मासरी में लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पकड़ने के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी सुरसरी नामक स्थान पर, और इसको जो है पुनः दिल्ली और अजमेर का शासक बना दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ वर्षों बाद शासन करने के बाद इसको हटाकर यानी पृथ्वीराज चौहान को हटाकर उसके पुत्र को अजमेर का शासक बना दिया गया और दिल्ली पर जो है मोहम्मद गौरी का ही अधिकार रहा। पृथ्वीराज तृतीय ने कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम, यानी पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया गया, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, उसके बाद गौरी हासी, सुरसती और शिवालिक प्रदेशों को जीतकर गजनी वापस चला गया। ठीक है, और जब वो गजनी वापस जाता है तो एक स्थान पड़ता है पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र के पास जिसका नाम था कोहराम। कोहराम में उसने ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। ऐबक को, यानी ये ऐबक कौन है, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक है। कोहराम में ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब प्रशासक नियुक्त कर दिया ऐबक को। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जब ऐबक को कोहराम में नियुक्त कर दिया मोहम्मद गौरी ने, तो ऐबक ने कोहराम को अपना मुख्यालय बना दिया, यानी ऐबक का मुख्यालय क्या था, कोहराम। ऐबक ने कोहराम को अपना मुख्यालय बनाया। जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस गजनी लौट जाता है द्वितीय तराइन युद्ध के बाद में, यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तो फिर से भारत में या उसके विजित क्षेत्रों में फिर से विद्रोह शुरू हो जाता है। इसी संदर्भ में जो है अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय के एक भाई थे जिनका नाम था हरिराम। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के भाई, पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराम ने मोहम्मद गौरी की सत्ता का विरोध किया, यानी ऐबक का विरोध किया। तो ऐबक और हरिराम के बीच में, ठीक है, एक प्रकार की लड़ाई होती है 1993 ईस्वी में, यानी हरिराम ने विद्रोह किया, ये अजमेर के थे, विद्रोह किया। और कब किया, तो आप कहेंगे 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में हरिराम ने जो पृथ्वीराज के भाई थे इन्होंने विद्रोह किया और ऐबक तथा इनके बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में हरिराम हार जाते हैं, हरिराम हारे। ठीक है, और हरिराम हारे तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस तरह से
जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें इस तरह की घटना हुई, और इस तरह से ये इसके फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा अब बात नहीं है। फिर उसके बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का एक अलग दूसरा अभियान होता है, और वो था चंदावर का युद्ध, या इसको कन्नौज का युद्ध कहते हैं। तो ये जो कन्नौज का युद्ध या चंदावर का युद्ध था, तो हमने पहले बताया कि यहाँ का शासक राठौड़ वंशी जयचंद था। जयचंद जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, तो जयचंद को हराने के लिए, यानी जब दोआब के क्षेत्र में अपनी सीमा बढ़ाना चाह रहा था मोहम्मद गौरी, तो उसने सोचा कि यहाँ पर एक और बड़ा शासक है जिसका नाम जयचंद है, और इसका अपना क्या भरोसा, ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो उसने अपने 50,000 अश्वारोहियों सैन्य सेना के साथ, अश्वारोही सैन्य सेना के साथ यानी घुड़सवार सेना के साथ उसने चंदौर की तरफ या कन्नौज की तरफ अभियान जारी किया। तो चंदौर तथा ये कन्नौज तथा इटावा के बीच में, ठीक, ये चंदावर कहाँ है, तो कन्नौज और इटावा के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है चंदावर। कन्नौज और इटावा के बीच में ये चंदावर स्थान है, ठीक है। तो वहां पर ये दोनों सेनाएं यानी गौरी की सेनाएं तथा जयचंद की सेनाएं आमने सामने आई, ठीक है। गौरी की सेनाएं और जयचंद की सेनाएं आमने सामने आई। जयचंद भी बहादुरी से लड़ा, लेकिन इसकी आंख में एक तीर लग जाता है, ठीक है। आंख में तीर लग जाता है, और आंख में तीर लगने के कारण ये घायल होकर हाथी के ऊपर से गिर पड़ा, ठीक है। हाथी से गिर पड़ा, और हाथी से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, आंख में तीर लगने के कारण, ठीक है। आंख में तीर लग गया, और जो है हाथी पर बैठा हुआ था गिर पड़ा और गिरा, फिर उसकी मृत्यु हो गई या मार डाला गया, ठीक है। ये नैरेटिव बताया जाता है, ठीक। तो इस तरह से जो है चंदावर के युद्ध में भी विजयी कौन हुआ, गौरी, यानी गौरी को विजय प्राप्त होती है, और कन्नौज तक उसका शासन हो जाता है। और कब, 1194 ईस्वी में, ठीक है। जयचंद पराजित होने के बाद, जो है जयचंद के पराजित होने के बाद गौरी वहीं नहीं रुका, ये चला आया बनारस तक, और बनारस के कई मंदिरों को लूटा, नष्ट किया, और उसके स्थान पर कई मस्जिदें जो है स्थापित की थी उसने, ठीक है। कई मस्जिदों का निर्माण कराया, और गढ़वाल क्षेत्र पर जो है ये आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र पर ये आक्रमण नहीं कर पाया, यानी गढ़वालियों को विजय, गढ़वालियों के ऊपर ये विजय नहीं प्राप्त कर पाया। आई बात समझ में। अब उसके बाद आता है कि इसकी मृत्यु कब हुई, मोहम्मद गौरी की। तो मृत्यु से पहले एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। इसका एक और अभियान रहा है महत्वपूर्ण, जो पूछा जाता है बिहार विजय अभियान। बिहार विजय, और ये बिहार विजय कब था, तो बिहार विजय था 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी में, ठीक है। तो इस बिहार विजय अभियान में इसका एक अपना जो है सेनापति था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी बिहार की ओर बढ़ता है। बिहार पर जो है ये सरदार था जो है मोहम्मद गौरी का, और बिहार पर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है। और उस समय जो बिहार में शासक था उसका नाम था इंदुमन भीरू। इंदुमन भीरू या बीरू, जो भी नाम है, ठीक है। इंदुमन भीरू का शासन था, और इसकी जो राजधानी थी वो ओदंतपुरी थी। ओदंतपुरी राजधानी, ठीक, राजधानी ओदंतपुरी थी। तो मोहम्मद गौरी का जो सरदार था
जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय अभियान किया 1202 ईस्वी में। 1202 ईस्वी में जब इसने बिहार पर आक्रमण किया तो बिहार में एक राजा था जिसका नाम था इंदुमन भीरू, और उसकी राजधानी थी ओदंतपुरी। ओदंतपुरी पर जब ये आक्रमण करने पहुंचा तो इंदुमन भीरू, जैसे कि नाम भीरू है डरपोक कायर, उसी तरह से उसने जो है सामना नहीं किया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया और बिना युद्ध किए ही भाग गया, समझ लो, आत्मसमर्पण करके वो भाग गया। उसके बाद बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा और दो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को नष्ट किया उसने, जो कि बौद्ध काल से या मौर्य काल से ही जो है प्रचलित विश्वविद्यालय थे। ठीक है, एक का नाम था विक्रमशिला और एक का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। दोनों विश्वविद्यालयों को, यानी बौद्ध काल में बहुत ज्यादा ये फले फूले थे और दोनों विश्वविद्यालयों को इसने नष्ट किया। ठीक, फिर उसके बाद लूटा पाटा वहां की तमाम प्रकार की पुस्तकें, जो वहां की लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, उनको जलाया और माना जाता है कि जलाने के बाद लगभग वो 6 महीने तक धू धू करके जलती रही। इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें वहां पर रखी गई थी जो बहुत समय तक जलती रही। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा जो है क्षति पहुंचा कर गया भारत में। तो ये कई बार पूछा गया है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक है, ये सरदार था, किसका सरदार था? मोहम्मद गौरी का। इसका सामना हुआ इंदुमन भीर बिना लड़े ही डर कर भाग गया। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया और डर कर भाग गया। ठीक, तो इस तरह से ये इसका बिहार विजय अभियान पूरा होता है। फिर इसका एक और अभियान रहता है, बंगाल अभियान। बंगाल अभियान किसका? बख्तियार खिलजी का ही बंगाल अभियान रहता है। और ये बंगाल अभियान जो इसका रहता है उसी समय का जो है रहता है 1202-1203 ईस्वी में ही ये बंगाल अभियान करता है। और उसमें बंगाल पर किसका शासन था? तो सेन वंश का शासन था, सेन वंश। और सेन वंश का जो शासक था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन का शासन था और इसकी राजधानी थी लक्ष्मण सेन की नदिया नामक स्थान है, यही इसकी राजधानी थी लक्ष्मण सेन की। ठीक है, लक्ष्मण सेन की राजधानी थी नदिया। तो बख्तियार खिलजी और लक्ष्मण सेन के बीच में युद्ध हुआ ही नहीं, और युद्ध नहीं हुआ, ये महल छोड़कर ही भाग गया। ठीक है, लक्ष्मण सेन महल छोड़कर भाग गया। कहा जाता है कि बंगाल अभियान शुरू करने से पहले लक्ष्मण सेन के दरबार में जो ज्योतिषी थे, पंडित थे, उन्होंने लक्ष्मण सेन के हार की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो जब लक्ष्मण सेन की हार की भविष्यवाणी की तो इसने हार को टालने के लिए, हालांकि बहुत सारे लोग इसके राज्य के अपनी राजधानी छोड़कर दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे क्षेत्रों में जाकर बस चुके थे, लेकिन इसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तो इसने क्या किया? एक यज्ञ करवाया। ठीक है, और जिसका नाम है ऐंद्री महाशांति यज्ञ। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसने युद्ध को टालने के लिए, लक्ष्मण सेन ने युद्ध को टालने के लिए कौन सा यज्ञ करवाया था? तो ऐंद्री महाशांति यज्ञ। महाशांति यज्ञ, शांति लिखना है। ऐंद्री महाशांति यज्ञ करवाया इसने, और उस यज्ञ के माध्यम से ये बचना चाहता था लेकिन बच नहीं पाया। ठीक है, तो इसमें बख्तियार खिलजी की जो सेना थी वो डायरेक्ट नहीं आई। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आ रही थी, लेकिन घुड़सवारी जो थे, ठीक, वो पैदल सेना से इतने तिबराए कि पैदल सेना बहुत पीछे छूट गई और घुड़सवारी सेना जो है एकदम फाटक तक पहुंच गई, इसके राज्य तक पहुंच गई। और जब इसकी राजधानी में पहुंची तो इसके अपने लोगों ने, यानी जो नदिया के लोग थे, नदिया के लोगों ने सोचा कि ये व्यापारी हैं,
व्यापार करने आए हैं, तो इसलिए किसी ने रोका टोका नहीं और एकदम नदिया दुर्ग तक पहुंच गए वो लोग। और जब नदिया दुर्ग तक पहुंचे तो एकाएक आक्रमण का ऐलान हो गया, युद्ध का ऐलान हुआ। और युद्ध का ऐलान होते ही जब लक्ष्मण सेन को इस बात का पता चला तो वह अपने राजमहल के पिछले दरवाजे से वहां से निकल गया। ठीक है, पिछले दरवाजे से निकल गया। तो इस तरह से जो है, और जब वहां से निकल गया तो एक जो है नाम आता है सुनार गांव, बंगाल में है सुनार गांव। ठीक है, बंगाल में है एक सुनार गांव। यहां लिख देते हैं सुनार गांव। तो ये जो है सुनार गांव चला गया, कौन? लक्ष्मण सेन। जब सुनार गांव गया तो सुनार गांव से ही अपने राज्य की देखभाल करता रहा कुछ समय तक। ठीक है, इस तरह से नदिया पर खिलजी, बख्तियार खिलजी का ही अधिकार हो गया था। ठीक, तो इस तरह से आप देखें कि जो है मोहम्मद गौरी और उसके सरदारों से संबंधित जो विजय अभियान रहे हैं उसको हमने पढ़ लिया है। दिल्ली सल्तनत के दौरान हम लोग जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके महत्वपूर्ण अभियानों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया। आगे देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी के चरित्र का मूल्यांकन, ठीक है, मोहम्मद गौरी के चरित्र का मूल्यांकन भी देख लेते हैं। और इससे हमको ये पता चलता है कि कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी बार भी हम असफल रहें, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो सफल अवश्य हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, मोहम्मद गजनवी की तुलना में ये अधिक श्रेष्ठ हुआ योग्य था। ठीक है, कौन? मोहम्मद गौरी। क्यों योग्य था, क्यों श्रेष्ठ था? मोहम्मद गजनवी जो है वो मतलब जन्मजात, यानी उसके वंश में ही सेनापतित्व रहा है। ठीक है, उसके खून में ही सेनापतित्व था, जबकि मोहम्मद गौरी जन्मजात सेनापति नहीं था। इसने सैन्य प्रशिक्षण लिया था, उसके बाद सेनापति हुआ और यह एक सफल विजेता के रूप में उभरा। हार से विचलित ना होकर पुनः प्रयास करता था, यानी यह हार से कभी विचलित नहीं होता था। इसने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, और जिसमें से 3 प्रमुख लड़ाइयों में इसको हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार अनिलवाड़ा के युद्ध में मूलराज द्वितीय से पराजित हुआ। सबसे पहले अनिलवाड़ा के युद्ध में ये पराजित हुआ मूलराज द्वितीय से, यानी भीम द्वितीय था और मूलराज द्वितीय था, दोनों ने पराजित किया। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। अंधखुद के युद्ध में वह ख्वारिज़्म शाह से पराजित हुआ, यानी 3 पराजयों को झेलने के बाद भी यह हार से विचलित नहीं हुआ और इसने पुनः प्रयास किया तथा अपने लिए सफलता के झंडे गाड़े। ठीक है, अपने लिए साम्राज्य का विस्तार किया, अपने लिए धन की व्यवस्था करी, बहुत सारी चीजों को इसने रखा। और ये बहुत ही बड़ा पारखी था, यह मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन अच्छी तरीके से करता था। जब इसका शासन भारत में हो गया तो भारत की जनता को संतुष्ट करने के लिए इसने सिक्के चलाए और उन सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित करवाई। ठीक है, और साथ में जो है इसने अपना नाम देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखवाया, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखवाया। और मोहम्मद गौरी ने 56 ग्रेन के सिक्के चलवाए, जिसका नाम था दिल्ली वाला नामक 56 ग्रेन के सिक्के भी चलवाए थे अपने साम्राज्य में। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके चरित्र का मूल्यांकन था। इसने कई विद्वानों को भी अपने यहाँ पे शरण दे रखी थी, उसमें से फखरुद्दीन राजी थे एक और दूसरे थे नजामी उर्जी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपने दरबार में विद्वानों को शरण दे रखी थी या संरक्षण दे रखा था, जिसमें एक नाम था फखरुद्दीन राजी तथा दूसरे थे जो प्रमुख थे नजामी उरुजी। ठीक है, तो फखरुद्दीन राजी का नाम पूछा गया है, नजामी उर्जी का पूछा जा सकता है। आप ये दोनों विद्वान थे जो मोहम्मद गौरी के दरबार में रहते थे, इसने संरक्षण दिया होता। तो ये हमारा टॉपिक आज मोहम्मद गौरी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है इससे संबंधित अगर कमेंट है
तो उसको आप अवश्य कर सकते हैं, यानी कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारा जो है मनोबल बढ़ाएगा, जिससे हम और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जहाँ कहीं भी कमी लगती है कि यहाँ पर सुधार करना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट में वो सुझाव अवश्य दें, और उस पर काम करने का मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको सही दिशा में जो है आप लोगों को और अच्छा बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,